हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक और उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो हमको पता ही है। जैसे हम अलग अलग चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सपोज कोई होटल बनवाना है, कोई रेस्टोरेंट बनवाना है, कोई फ्लाईओवर बनवाना है, तो इसके लिए क्या दिए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले वो सब क्या देखेगा? वो देखेगा इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कितना पैसा लगने वाला है, इसमें हमें प्रॉफिट है या नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम पैसा एक्यूमुलेट कहाँ से करेंगे, हमारे पास इतना पैसा लगाने के लिए है या नहीं है, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्टर अपने मन में इमेजिन करता है, एंटिसिपेट करता है कि ऐसा हो सकता है, हमें ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्ट करने के बाद वो खोलता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट costing is a type of job costing in which each contract is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained for each contract। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही एक टाइप है। जैसे हमने जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग देखा था, तो ये भी जॉब कॉस्टिंग का ही एक टाइप है, जिसमें क्या किया जाता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट यूनिट अलग से, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग से स्पेशली ट्रीट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, असरटेन किया जाता है, मतलब कि एसेटेन किया जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा हम कहाँ से एक्यूमुलेट करेंगे, हमें पैसा पूरा अपनी तरफ से लगाना है या किस तरीके से हमको पैसा लगाना है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर सोचना चाहे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर की प्लानिंग्स होंगी, वो सारी की सारी प्लानिंग्स करेगा। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड अ सीरियल नंबर इज गिवन टू ईच कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो वो क्या करता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि जरूर ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास एक टाइम पे एक ही कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास एक टाइम पे 5, 6, 7 कितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनाएगा, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनाएगा, उनको डिफरेंट सीरियल नंबर्स देगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट थर्ड, इस तरीके से वो सीरियल नंबर देगा और उसके बाद अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसके जितने भी खर्चे हुए हैं, जितना भी उसका लॉस हुआ है, जितना भी उसका प्रॉफिट हुआ है, जितना उसने प्रॉफिट बांट दिया है, कितना उसने रिजर्व रखा है, वो सारी चीज़ें वो मेंशन करता है। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का परफॉर्मा कैसा है, फॉर्मेट कैसा है। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए, डेबिट साइड में आप क्या लिख रहे हैं, टू मटीरियल्स आपने लिखे हैं, मीन्स आपने जो मटीरियल परचेज किया है, डायरेक्ट परचेजेस करी हैं आपने, इशू फ्रॉम द स्टोर, किसी स्टोर से इशू करवाया है, या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास 3 कॉन्ट्रैक्ट थे तो उसने थर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल जो बचा हुआ था वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज दिया है। तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल बच गया, हमने यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों चीज़ें आपकी मटेरियल के हेडिंग के अंदर आती हैं डेबिट साइड में। उसके बाद आते हैं आपके वेजेस का मतलब आपने जो भी वेजेस, लेबर जो आपने लगाई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली काम करने के लिए जो लेबर लगाई है उसको आपने इनकम कुछ ना कुछ पैसा तो दिया होगा ना, तो 2 वेजेस। उसके बाद आता है आपका 2 प्लांट में देखिए, प्लांट जो होते हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेशल प्लांट और एक होता है जनरल प्लांट। अगर हम बात करें स्पेशल प्लांट की, तो स्पेशल प्लांट आर द टाइप ऑफ प्लांट विच आर परचेज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे प्लांट जो आप किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब किसी प्लांट को खरीदते हैं तो वो स्पेशल प्लांट होते हैं। और जब आप कोई जनरल प्लांट खरीदते हैं कि भाई कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, हमारा तो इसी प्लांट से काम बन जाएगा, इसी मशीनरी से हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? जनरल प्लांट है। लेकिन जब हमको लगता है कि नहीं भाई ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल टाइप की मशीनरी आपको चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्पेशल प्लांट परचेज करना पड़ता है। अच्छा, और क्या यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने इनकर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ये डेबिट किए जाते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल हम दें तो आपने कैरेज दिया है, जैसे मटीरियल परचेज किया था उसमें आपने कैरेज दिया है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना भी ट्रेवलिंग एक्सपेंस है आपने वो पे किया है।
वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने ऑफिस एक्सपेंस दिया है, आपने स्टोर कीपर को सैलरी दी है, आपने स्टोर के एक्सपेंस दिए हैं, जो भी आपका जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हैं, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता ना वो तब भी होते। स्टोर में आपको देखो पैसे देने ही पड़ते, स्टोर एक्सपेंसेस जो है आपको फुलफिल करने ही पड़ते, स्टोर कीपर को सैलरी हमें देनी ही पड़ती, वो सारे एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई आपने जैसे आपने रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो उस रेस्टोरेंट बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी तो फिट करके देनी पड़ेगी। या आप ऐसे बोल देंगे कि भाई हमने तो बिल्डिंग बना दी है, इलेक्ट्रिसिटी तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये आप खुद फिट कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपको उसे पूरा का पूरा बना के देना पड़ेगा। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है रेस्टोरेंट बनाने का, रेस्टोरेंट आप बना चुके हैं तो इलेक्ट्रीफाई करके देना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप किसको बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन को आपने बुलाया, इसका मतलब अपने ही कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा आपने किसी और को दे दिया कि भैया ये काम आप कीजिएगा। तो यह कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट की जो सब कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है उसकी कॉस्ट की, आपने इलेक्ट्रीशियन को पैसा तो दिया होगा ना, इलेक्ट्रीशियन फ्री में तो आपके लिए काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे उसका पैसा आएगा कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क जैसे कि सपोज आपने कोई एडिशनल वर्क किया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पैसे लेंगे कॉन्ट्रैक्टी से। देखिए अगर वो काम थोड़ा सा छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे उसके लिए यहीं पर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क करके इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन अगर वो काम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा महंगा है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अच्छा देखिए क्रेडिट साइड में जैसे मटीरियल आपने परचेज किया है तो आपका डेबिट साइड में आ गया है, तो ऐसे ही अगर मटीरियल आप वापस कर देंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मटीरियल आप सप्लायर को रिटर्न कर दीजिए, स्टोर से इशू किया था स्टोर को रिटर्न कर दीजिए, तो ये सब कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे आपका ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट साइड में है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आपके पास आ गया तो वो आपने डेबिट साइड में लिख दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका मटेरियल आपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे दिया, तो जब अपना मटेरियल आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहे हैं तो वो कहाँ पर आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बहुत ही सिंपल है भाई, जो चीज़ हम ला रहे हैं, ठीक है, हमने परचेज़ किया है, डायरेक्ट परचेज़ किया है, हमने डेबिट साइड में लिख दिया, हमने स्टोर से इशू किया है, हमने डेबिट साइड में लिख दिया है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पास आया है तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया, और जो चीज़ हम दे रहे हैं हमने सप्लायर को वापस कर दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया, स्टोर वाले को वापस कर दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया, या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट से हमने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा मटेरियल दे दिया तो वो भी आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अच्छा मटेरियल आप हो सकता है सोल्ड कर दें, आप बेच दें, और बाकी जो मटेरियल इन हैंड मीन्स जो मटेरियल आपके पास बचा है वो भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब उसके बाद प्लांट देखिए, सेम वही चीज़, आपने प्लांट खरीदा तो प्लांट खरीदने में आपका कुछ कॉस्ट आया तो कॉस्ट आपने डेबिट कर दिया। सपोज आपने वो प्लांट जो था थोड़ा सा उसका कोई पार्ट रिटर्न कर दिया तो वो रिटर्न आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आपने वो प्लांट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। वो प्लांट आपने सोल्ड कर दिया तो वो भी आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और वो प्लांट आपके पास बचा हुआ है तो वो भी आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी हमको कोई प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सपोज आपको लॉस हो गया, मटेरियल जो आपने खरीदा था वो मटेरियल चोरी हो गया, फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर खो गया, कुछ भी हो गया वहाँ पे, तो आपको तो लॉस हो गया, आपको नुकसान हो गया है। तो ये आप जो भी नुकसान आपको हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप मेंशन करेंगे। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, सपोज आपका जो प्लांट है, प्लांट चोरी हो गया है आपका, ठीक है ना, प्लांट जो है चोरी हो गया, प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया है, प्लांट आपका फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है या चोरी हो गया है, कुछ भी हो गया है, वो भी आप क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। तो प्लांट लॉस के बाद बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट सपोज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो खत्म हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली पैसे, ठीक है ना, तो बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट आप उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा उसके बाद आता है सपोज आपका अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो आप कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इन केस आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ वर्क आपका पेंडिंग है, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस आप यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस से लिखेंगे। अब वर्क इन प्रोग्रेस में आपका जो काम होगा वो दो
तरीके से होगा, या तो काम आपका सर्टिफाइड, वैल्यू जो है सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। अब ये सर्टिफाइड वर्क क्या होता है, ये अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है? तो देखिए सर्टिफाइड वर्क क्या होता है, जब आपका काम जो है आप कर चुके हैं, ठीक है, काम करने के बाद जैसे आपने रेस्टोरेंट बनाने का काम अपने हाथ में लिया था, ठीक है ना, आपने 40% वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 40% वर्क कंप्लीट करने के बाद आपने जो जिसने भी आपको कॉन्ट्रैक्टी है, जिसने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप उसके पास गए और आपने बोला कि भैया देख लो ये आपका रेस्टोरेंट है और जैसा आपने बोला था ऐसा ही बन रहा है, और अब देख लो कि कोई कमी है तो हम इसको ठीक करें। तो उसने बोला, वो गया, उसने चेक किया, उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बढ़िया बना रहे हैं, हमको आपका काम पसंद आ रहा है। तो मतलब उसने आपके काम को सर्टिफाई कर दिया है कि हाँ ठीक है, ये काम बढ़िया आप कर रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू रखिए। तो ये आपका कौन सा वर्क होता है, ये आपका सर्टिफाइड वर्क होता है। लेकिन जो सपोज आपने आज ही उनको काम चेक करा, अब उनको कल दोबारा से तो नहीं बुला सकते हैं, भाई आप कल भी आए थे और आप आज भी आइए, आज हमने 5% काम कर दिया है तो अब उस 5% या 1%, 2% जितना भी आपने किया है उस काम को देख के जाइए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपने 40% काम कर दिया है, फिर जब आप 10%, 20% काम और कर लेंगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे कि भाई 20% और हो चुका है, अब आप उसको देख लो, ठीक है ना। अब जब तक कॉन्ट्रैक्टी आपके उस काम को चेक करने नहीं आया है, तब तक उसने काम को सर्टिफाई नहीं किया है, वो आपका होता है अनसर्टिफाइड वर्क, जो आपका सर्टिफाई नहीं है, अभी तक कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा चेक नहीं हुआ है। हो सकता है वो कुछ कमी निकाल दे, हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, जो भी केस रहा होगा आपका, जो भी केस होगा, लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस में आपके 2 केसेस होंगे, सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड वर्क जो कि भाई सर्टिफाई हो चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे बढ़िए। अनसर्टिफाइड वर्क जो हम अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये सर्टिफाई होगा, ये सर्टिफाई नहीं होगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बात बताइए, आपने काम तो कर लिया है, ठीक है ना, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि आपने जितना काम किया है उसमें से जितना जितना प्रॉफिट आपको आ रहा है वो हैंड टू हैंड प्रॉफिट आप देते चले जाएं, अपने जो भी वर्कर्स हैं, आपके जो भी पार्टनर्स हैं, उन सब में प्रॉफिट बांट दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके जितने पार्टनर्स हैं आपने सब में हैंड टू हैंड प्रॉफिट बांट दिया है। प्रॉफिट बांटने का एक क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके से आप प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है ना। अगर सपोज आपका 0 से 25% वर्क हुआ है, सिर्फ 25% आपका काम हुआ है, तो आप प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बांटेंगे, सारा का सारा प्रॉफिट आप रिजर्व में डाल देंगे। लेकिन अगर आपका 25% से 50%, जब आपका 50% काम हो गया है, तो व्हाट विल यू डू कि आप जो 50% काम में 1/3 जो पैसा है आप दे देंगे, 1/3 पैसा आप बांट देंगे कि भाई हमारा काम हो चुका है 50%, इतना इनकम हमने अर्न कर लिया, अब आप इतना रख लीजिए। तो टोटल इनकम जितनी भी हुई है ना, उसमें से 1/3 इनकम तो बांट देंगे, लेकिन बाकी बची हुई इनकम आप अभी भी रिजर्व में ही रखेंगे, सारे के सारे पैसे नहीं बांट देंगे। कल को फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो सारे पैसे आज ही बांट देंगे तो सारा का सारा लॉस क्या आप बियर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारा का सारा लॉस हम क्यों बियर करें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1/3 पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया है, बाकी पैसा हमने, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का मतलब है कि 1/3 पैसा हमने बांट दिया है और बाकी सारा का सारा हमने रिजर्व में रख दिया है। अच्छा, इन केस अगर आपका जो काम है वो 50% से अबव हो गया, से 70% हो गया, से आपका वर्क 80% कंप्लीट हो गया है, तो अब थोड़ा सा जब काम ज्यादा हो गया है तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3 अमाउंट आप डाल देंगे और बाकी जो बची हुई अमाउंट है वो आप रिजर्व में डाल देंगे। ये आपका परफॉर्मा है। देखिए, अच्छा यहाँ पे जो मटेरियल्स लिखे हुए हैं, जो वेजेस लिखे हुए हैं, इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो देखिए, इसको हम अकाउंट में कैसे मेंशन करते हैं। जो टी शेप अकाउंट आप बनाएंगे, उस टी शेप अकाउंट में आप इसको कैसे मेंशन करते हैं। तो देखिए, सपोज आपने मटीरियल जो है वो परचेज कर लिए हैं, मटीरियल आपने डायरेक्ट परचेज करी है 60,000 की, तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए 60,000 की मटीरियल आपने डायरेक्ट परचेज की है। अब इशू आपने किया है स्टोर से इशू किया है सपोज आपने 10,000 का, तो 10,000 आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद सपोज आपने मटेरियल रिटर्न कर दी है, मटेरियल वापस कर दिए हैं। अब मटेरियल वापस कर दिए तो आप कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 5,000 जो मटेरियल आपने वापस कर दिए हैं। उसके बाद सपोज मटेरियल वापस कर दिए हैं, आपने खरीद लिए हैं। सपोज आपने मटेरियल किसी और कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 था, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 से आपने मटेरियल जो है वो रिसीव करे हैं, तो आप क्या लिखेंगे। सपोज हमने 35,000 के मटेरियल वहाँ से रिसीव की है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35,000 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 था,
आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है, कॉन्ट्रैक्ट 1 से आपने मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट 2 में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। सपोज आपने 4000 के मटेरियल ट्रांसफर कर दिए, 4000 आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये हो गया है आपका मटेरियल का, ठीक है जी, मटेरियल का हो गया है। अब सपोज मटेरियल जो था वो आपका चोरी हो गया है, ठीक है ना, मटेरियल चोरी हो गया, लॉस हो गया है, आपको क्रेडिट साइड में आप मेंशन कर दीजिए। लॉस बाय फायर हो चुका है, वो भी क्रेडिट साइड में मेंशन कर दीजिए। सपोज 2000 का मटेरियल हमारा चोरी हो गया है, 1500 का मटेरियल हमारा फायर से इसका नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये भी हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सपोज आपने क्या किया, मटेरियल बेच भी दिया है, सेल कर दिया आपने मटेरियल, जितना मटेरियल आपके पास था उसमें से मटेरियल आपने सपोज इस जो भी आपके पास मटेरियल था उसमें से 10,000 का मटेरियल आपने बेचा है और वो मटेरियल आपने 9900 में बेचा है। 10,000 का मटेरियल हमने 9900 में बेचा है, तो आपको तो 100 रुपीज़ का नुकसान भी हो गया है, तो 9900 तो आप यहाँ पे मटेरियल सोल्ड के नाम से लिखेंगे और 100 रुपीज़ आप यहाँ पे लॉस के नाम से लिखेंगे कि 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 99,000 का मटेरियल हमने सोल्ड किया है। अब लास्ट में सपोज मटेरियल आपके पास बचा है 10,000 का, तो मटेरियल इन हैंड के नाम से 10,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से ये आपका मटेरियल अकाउंट बनता है। मटेरियल अकाउंट के बाद सपोज हम लेबर पे जाते हैं, लेबर को आप वेजेस देंगे, तो वेजेस आप कहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमने बताया था, ये आप डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्लांट पे। जब हम प्लांट की बात करते हैं तो ये तो हमने बताया ही था कि प्लांट जो है वो आपके 2 तरीके के होंगे, या तो वो प्लांट होगा आपका स्पेशल या तो वो प्लांट होगा आपका जनरल। स्पेशल प्लांट और जनरल प्लांट, स्पेशल प्लांट जो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है और जनरल प्लांट जो नॉर्मली सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। हमने ये जो स्पेशल प्लांट है इसका जितना भी कॉस्ट था, जितना भी इंस्टॉलेशन से लेके क्या मतलब जितना भी कॉस्ट इसमें लगा है वो सारा का सारा डेबिट कर देना है। और ये जनरल प्लांट है ना, इस जनरल प्लांट का डेप्रिसिएशन हमने डेबिट करना है। स्पेशल प्लांट का तो पूरा का पूरा कॉस्ट डेबिट करना है और इस जनरल प्लांट का हमको डेप्रिसिएशन डेबिट करना है। अच्छा, तो स्पेशल प्लांट का कॉस्ट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल प्लांट का डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जनरल प्लांट का डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपने एक प्लांट खरीद लिया है 43,000 का, ठीक है। 1 अप्रैल को आपने एक प्लांट खरीद लिया है और वो प्लांट है आपका 43,000 का। अब आपने सोचा कि इस प्लांट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ होगी वो हम मान लेते हैं कि ये प्लांट जो है आपका 4 ईयर तक चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपने मान लिया कि 4 साल चलने के बाद इस प्लांट में ये प्लांट आपको बेच के जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, सपोज वो 3,000 की आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। और सपोज आपने प्लांट जो यूज़ किया है, प्लांट आपका जो यूज़ हुआ है वो 80 डेज के लिए आपका प्लांट यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इन सारी इन्फॉर्मेशन से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी, कॉस्ट ऑफ द प्लांट है 43,000, जिसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी है 3,000। तो आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो इस अमाउंट पे, इस 40,000 पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जिस भी अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 4 साल की आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी तो इसको डेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे 1460 डेज मल्टीप्लाइड बाय 80 डेज आपने यूज़ किया, जितने डेज यूज़ किया है उससे मल्टीप्लाई, एक्सपेक्टेड डेज जितने थे उससे आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम जनरल प्लांट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और क्या उसका मेथड होता है, किस तरीके से हम उसको मेंशन करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।